वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। स्टूडियो में आज हमारे पास हैं और डॉक्टर शमाइल दाऊद माहिर रहते हमारे साथ बराह रास्त हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों को, मैंने इसलिए जहमत दी, आपको गाहे बगाहे देते भी रहते हैं ये दावत कि आप हमारे शो पे आएँ, बात करें। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करूँगी। इस वक्त वैसे अगर हम देखें तो एक थोड़ा हेल्दी ट्रेंड है, बज़ाहिर ये लगता है कि वो जो खौफ था एकदम बहुत बड़ी पैमाने में लग रहा था कि केसेस सामने आ रहे, कुछ ठहराव आया है उसके अंदर। इसमें एहतियात वही जो हमने लॉकडाउन किया उससे गालिबन आई है, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है खतरा टला नहीं है। अब आप लोगों को हम इस वक्त यहाँ क्या बताएंगे, क्या गाइड करेंगे कि जी इस मुकाम पे अब वो इसको कैसे मैनेज करें? हमारी थोड़ी सी सिचुएशन तो ईज आउट हुई है डेफिनेटली। नंबर ऑफ केसेस के उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे, लेकिन हो तो रहे हैं अभी भी। और नंबर ऑफ डेथ्स भी कहीं 150 के करीब हम टच कर रहे थे, अभी 80, फिर भी 80 भी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक एवरी आवर अबाउट 3 से 4 जानों का जाना भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो अपॉर्चुनिटी वो यही है कि हमें कुछ टाइम मिल गया, हमारे हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी अभी क्रिएट हो गई है। एटलीस्ट 40% कैपेसिटी इस वक्त है हमारे आईसीयूज़ में भी। लेकिन जो हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल्स में वो काफ़ी क्रिटिकली इल हैं। इस वक्त कोई 80 के करीब लोग हैं जो वेंटिलेटर्स पे हैं पंजाब में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, और उसमें बहुत सारे यंग लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। पहले हमारा ख्याल था कि बच्चों को ये स्पेयर कर रही है, लेकिन 1-2 तो कम से कम बच्चों की डेथ भी हुई है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मोर्टेलिटी कावासाकी डिजीज़ से, जो कि एक डिफरेंट इसी यही वायरस करती है, लेकिन वो अक्सर 3 to 4 वीक्स आफ्टर वायरस ख़त्म हो जाती है तो तब करती है। मैं समझता हूँ कि जो अभी हमें जो एज ए पाकिस्तानी एज ए सिटीजन हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है इस वक्त गेम चेंजिंग, इस वक्त डिफाइनिंग जिसको कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू डिफाइन कि हमारी डिजीज़ का पैटर्न आगे क्या होगा, हमारी मोर्टेलिटी कहाँ होगी, मॉर्बिडिटी कहाँ होगी और इकोनॉमी कहाँ होगी। देखें ये सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करेंगी। अगर अभी हमने रिस्पांस अच्छा कर लिया ये आई मीन कि नेक्स्ट 6 वीक्स, तो फिर तो होपफुली ये एंडेमिक रहेगी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं सर उठाती रहेगी। लेकिन एटलीस्ट इस जो एक करंट क्राइसिस है इसमें से हम निकल आएंगे, जिसके नताइज ये होंगे कि आप जो खोलना चाहते हैं कारोबार वो भी आराम से खुल जाए, स्कूल्स भी खुल जाए, तो ही सेहतमंद तालीमी इदारों में जाएंगे बच्चे, तभी इकॉनमी होगी, तभी कारोबार होगा, तभी खरीदार होंगे, तभी जो है ताजिर होंगे। डॉक्टर शमाइल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो अभी हम हौसला अफजा ट्रेंड देख रहे हैं, इसमें एक बड़ा जो जिसमें कहते हैं ना जिसने बाजी पलटी है वो जो बिल्कुल टारगेटेड लॉकडाउन किए हैं हुकूमत ने। पहले जैसे लग रहा था कि जी सब कुछ खुलने वाला है, लेकिन वो केसेस बढ़े और फिर उन्होंने आइडेंटिफाई करके इलाकों को लॉकडाउन किया है। सो अपेरेंटली खैर यहाँ से अब चूंकि ईद आने वाली है, ईद में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हम देख सकते हैं, रूरल एरिया से शहरों में आए, शहरों से लोग रूरल एरियाज में जा सकते हैं। इधर आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे, क्या कहेंगे उनको कि अगले 2-3 हफ्ते इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन क्यों है, अगर आप समझा सके उन्हें? जी बहुत शुक्रिया मारिया। जिस तरह प्रोफेसर साहब कह रहे थे, मैं एग्री करता हूँ कि जहाँ पर ईज़ हुआ है हमें ब्रीदर तो मिला है पूरे सिस्टम में, लेकिन ख़तरा यही है कि अभी अगर हम देखें ज़्यादा केसेस शहरों में ज़्यादा थे। अगर हम पिछला वाला ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चूँकि ज़ाहिरी बात है जो ये बाहर से भी आया और फैला ये ज़्यादा शहरों में था। अब ख़तरा ये है कि ईद के ऊपर जब जानवरों का ऑब्वियसली लोग ख़रीदारी भी करेंगे, बहुत से लोग जो हैं गांव से आएंगे बेचने के लिए मंडी के अंदर, तो ये एक डेफिनेटली एक कह लें कि सुपर स्प्रेडर इवेंट टाइप चीज़ बन सकती है जहाँ कॉन्ग्रीगेशन है। अब वहाँ पर हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए लोग मास्क तो ज़रूर पहने, क्योंकि ये एक सबसे अहम चीज़ होगी। डेफिनेटली खुली जगह पे होगा, लेकिन लोग जो हैं वो अपनी डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए और उसको यानी कि एक स्ट्रेटेजिक तरीके से उसको करें, तभी वो मुमकिन है। तो लोगों को बहुत बड़ा ख्याल करना पड़ेगा और हम अभी बिल्कुल अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीमारी जिस तरह अभी ब्रीदिंग स्पेस दी है, इसके बाद दोबारा से कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में ना दाखिल हो जाए। और इसकी मिसाल हमारे सामने इंडिया की है। हाँ जी, कंटिन्यू करें, बात मुकम्मल करें। हाँ, भारत की मिसाल दे रहे थे आप। मैं ये कहने लगा था कि इंडिया में भी इसी तरह था कि शहरों में ज़्यादा था और फिर बतदरीज डिस्ट्रिक्ट्स में चला गया, और अब उनकी तादाद जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
اور اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پہ ایشیا کے اندر 3 ملک ہیں جو سب سے سر فہرست ہیں، اس میں انڈیا ہے، پاکستان، ایران، یہ 3 ملک سر فہرست ہیں، اور اگر دیکھیں امریکہ کے بعد اور ساؤتھ امریکہ کے بعد جو ہے یا بلکہ یہ امریکہ خطہ کے جو بعد ہے اگر ہم دیکھیں تو شاید ہمارے نمبر تعداد زیادہ ہے، یہ خطہ بڑے خطرے ہیں۔ لیکن ایک اور بات مجھے بتائیے کہ ویسے لوگ اب گھبرا کے حفاظتی تدابیر اختیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے ہمیں کہا جاتا تھا جی ہمارے ارد گرد تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا جس کو کووڈ ہوا ہو، پتہ نہیں کوئی ہوتے ہوں گے جنہیں ہوتا ہوگا کرونا۔ اب شاید لوگوں نے اپنے ارد گرد کیسز بھی دیکھ لیے ہیں اور اموات بھی دیکھ لیے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے اس سے فرق پڑا ہے کہ وہ لوگ گھبرائے ہیں؟ بالکل پڑا ہے، اس حد تک پڑا ہے کہ میرے خیال سے 80%، 70-80% لوگ ہمیں ارد گرد جب ہم کم از کم شہری حد تک دیکھتے ہیں، ابھی زیادہ جو مجھے لگ رہا ہے جو خلا ہے یا جس ویکیوم ہے وہ ہمیں لگتا ہے رورل سیکٹر میں ہی زیادہ ہے۔ اب امید یہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اویئرنیس وہاں بھی پھیلانے میں کامیاب ہوں، آپ لوگوں کے ذریعے، مختلف پروگرامز کے ذریعے، وہ بڑا ضروری ہوگا تاکہ وہ لوگ بھی اس کو پہلے ہی محتاط ہو جائیں، بجائے اس کے کہ خدا نخواستہ وہاں پہ بھی یہ کیسز بڑھ جائیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر جاوید صاحب میں آپ سے پوچھوں گی بیکاز دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ جو پالیسی ہے اس میں ہیلتھ جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے لینی چاہیے، اور لے بھی رہی ہے موجودہ گورنمنٹ، ان کے پاس ہیں لوگ ایسے۔ لاک ڈاؤن ایک بڑا آپ لوگوں کو خیال تھا کہ لاک ڈاؤن سے فرق پڑتا ہے، پڑا بھی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں، کیسز نیچے آتے ہیں، کھولتے ہیں، کیسز بڑھ جاتے ہیں۔ چین میں ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، تو یہ تو پھر اب دوبارہ کھولنا پڑے گا، پھر کیسز اوپر جائیں گے، پھر بند کریں گے، یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ماریہ، ایک تو اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹیسٹنگ ہی بہت کم ہو رہی ہے۔ وہ آج کہہ گئے اسد عمر صاحب ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم خالی سمٹمز والوں کو نہیں، وہ ضرور کریں، وہ تو بیماری کی ہے، لیکن دیکھیں گورنمنٹ پلاننگ کیسے کرے گی اگر ٹیسٹنگ نہیں کرے گی؟ آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ نے F7 میں کرنا اور F6 میں نہیں کرنا یا I11 میں نہیں کرنا؟ کیسز سامنے آئیں گے، سمٹمز آئیں گے تو ہم کریں گے ٹیسٹ، یہ وہ کہہ کے گئے۔ اس کو سیمپل سائز کے دیکھیں، کیسز کون سے آئیں گے؟ کیسز وہ آئیں گے جو سمٹومیٹک ہوں گے، یہ رینڈمائزڈ سیمپلنگ نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا نے 2-3 چیزوں پہ چلی گئی ہے جو سلیکٹ کرتے ہیں، جو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں، کہ وہ اکثر اب سیوریج کی سیمپلنگ کرتے ہیں، اور ہماری یونیورسٹی نے شروع کی ہوئی ہے لاہور میں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وائرس کافی ہفتوں تک بلکہ مہینوں تک سٹولز میں جاتی رہتی ہے، اور یورین میں بھی جاتی ہے، اور سیوریج میں بھی جاتی ہے۔ تو اب اس وقت دیکھیں کوئی بھی وٹ ایور پلاننگ ہونی چاہیے کہ کس طرح، اگر آپ اس چیز پہ سلیکشن کریں گے کہ اس محلے سے یا اس سیکٹر سے کتنے کیسز ہوئے ہیں، تو کیسز تو ہم سیمپلنگ ہی کم کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم رینڈمائز تو کر ہی نہیں رہے، یہ جہاں تک صرف آپ ان کا کریں گے کہ جن میں علامات ہیں تو وہ بہت ٹو لٹل ہوگا۔ تو ابھی کیا پالیسی کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں پالیسی کلیئر ہونی چاہیے کہ کیسے کرنا ہے، چاہے وہ سیوریج سیمپلنگ ہونی ہے، اور بہت سارے ملکوں نے اب یہ اپنا لیا ہے کہ ٹو سلیکٹ دی ایریاز، اور یہ آپ شہر کی بیس پہ بھی کر سکتے ہیں، محلے کی بیس پہ بھی، گلی کی بیس پہ بھی، گھر کی بیس پہ بھی، ایک فیکٹری سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو صرف سیوریج کے ہمارے کیونکہ واسا کے ساتھ کوارڈینیشن ہے تو ہمیں انہوں نے پورا دے دیا ہوا ہے لے آؤٹ، تو ہم نے پلان کرنا ہوتا ہے کہ سیمپلنگ ہم نے کس جگہ سے کرنی ہے۔ although ہم تو ایک اسٹڈی کی خاطر کر رہے ہیں، اپنی ریسرچ کی خاطر کر رہے ہیں، لیکن اٹ از اے گڈ ٹول ٹو بی یوز۔ یہ طریقہ کار موجود ہے؟ جی موجود ہے، ہالینڈ والے میں 1-2 ریسرچ پیپر بھی وہ پبلش کر چکے ہیں اس چیز پہ، چائنا میں انہوں نے اب شروع کر دیا یہ۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پلاننگ میں ٹو سلیکٹ دیٹ ایریا از ویری امپورٹنٹ، اسمارٹ ٹیکنیکس لے کر جی اسمارٹ ٹیکنیکس۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں ایک سائنسی بنیادوں پہ ہونا چاہیے لاک ڈاؤن جو بھی ہونا ہے، it should not be a political decision or it should be purely a scientific decision۔ جس بھی ٹریجیکٹری پہ انہوں نے کرنا ہے واٹ ایور دی، یا 2 طریقے ہیں نا، یا تو رینڈمائز سیمپلنگ کریں، مسجد کو لیں سینٹر پوائنٹ، ہر 5ویں گھر میں سینٹریفیوگلی جائیں اور ادھر سیمپلنگ کریں، دیٹ ول بی رینڈمائز، یا کمپیوٹر جنریٹڈ رینڈمائزیشن ہے کہ اسپرنکل کر لیں، جن گھر پہ اسپرنکل پڑتی ہے کمپیوٹر سے ان گھروں کی جا کے سیمپلنگ کر لیں، پھر ہمیں پتہ ہوگا وہ رینڈمائزڈ سیمپلنگ ہے، ٹرو رینڈمائزیشن آف دیٹ ایریا، ٹھیک ہے، یا پھر آپ سیوریج بیسڈ کر لیں۔ یہ اچھا ہے، 2-3 آپ نے ٹیکنیکس انٹرسٹنگ بتائی ہیں۔ بہرحال اس کو کیونکہ ابھی ویئر ان اٹ فار اے لانگ ہال، ابھی لگتا نہیں ہے کہ اگلے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے یہ کہیں جانے والا ہے، تو شاید ہمیں بھی ریئیکٹیولی کچھ اپنی ٹیکنیکس کو
देखना होगा, रिव्यू करना होगा। डॉक्टर शमाइल साहब आपके पास आऊंगी, बिकॉज ये सवाल बार बार मुझसे पूछा जा रहा है, मैं इसलिए बार बार आप लोगों से पूछ रही हूँ। एक मरतबा कोविड किसी को हो जाए, क्या उसको दोबारा हो सकता है? कुछ केसेस में वो कहते हैं कि बहुत कम लाइकलीहुड है, लेकिन हो भी सकता है। तो उसको जरा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सवाल आता है, मैं हर दफा पूछती हूँ और फिर मुझे बार बार कहा जाता है कि आप दोबारा पूछें। देखिए, अभी तक तो जितने भी साइंसदान दुनिया में हैं, जितनी भी तहकीक है, उसके मुताबिक हमारा यही यकीन है कि इसमें जो आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, उसके बाद आपको प्रोटेक्शन हासिल हो जाती है। और आप ये भी जहन में रखें कि इसी की बुनियाद पे तो वैक्सीन्स भी बन रही हैं। तो ये अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। जो इस किस्म की कुछ आपने देखा कि कुछ जर्नलिस्ट ने और कुछ न्यूज़ ने कवर किया, उसमें कुछ उसकी जो कैरेक्टराइजेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि बाज़ औक़ात वो टेस्ट जो होते हैं वो फॉल्स नेगेटिव्स भी आ जाते हैं और बाज़ औक़ात कुछ अरसे तक शेड करता रहता है वायरस इंसान, तो वो बाद औक़ात पिकअप होता है और वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। लेकिन अभी तक यही माना जा रहा है कि इसके बाद नहीं होता। जो चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जो सवाल, जो ओवर आर्चिंग सवाल है, वो ये कि आगे क्या करना है। पहली बात तो ये समझने की है कि ये बीमारी जो है लॉन्ग हॉल में है, बिल्कुल एग्रीड। अब करना क्या है? हुकूमत इस वक्त फायर फाइटिंग तो कर रही थी और वो बड़ी अच्छी तरीके से कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन अब असल चीज़ है प्रोएक्टिवनेस की। जो अभी प्रोफेसर साहब भी बात कर रहे थे, वो प्रोएक्टिवनेस का मतलब ये है कि हम क्लिनिकल डेटा रिसर्च करके ये देखें कि यहाँ पर जो बीमारी है वो किस तरीके से फैल रही है और उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। दवाइयों के अलावा हम क्लिनिकल रिसर्च को भी साथ साथ लेके चलें और उनसे सीखें, और उसके साथ साथ जो सर्वेलेंस का जो पूरा निज़ाम है, जिस तरह ये कर रहे हैं यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस, इसी तरीके से पूरे मुल्क के अंदर वो निज़ाम इतना ज़बरदस्त हो कि हमें बाद में जब ये इसको हम थोड़ा सा कम करने में कामयाब हो, तो हम आने वाली ज़रा से भी कहीं स्पाइक हो तो उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें। उसके अंदर एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, जिस तरह सर कह रहे थे, इसके साथ साथ सर्वेलेंस के अंदर जो अचानक डेथ्स हो रही हैं, जिनकी यानी कि किसी भी वजह से डेथ हो रही है जो कि अननोन है, उसके अंदर भी किया जाए, क्योंकि वहां से भी पता चल सकता है कि वो मिस हो सकते हैं। ठीक है। और रैंडमाइज्ड के अलावा तो ये दो तीन जो हरबे हैं, इनको करना जरूरी है। और फिर टेक्नोलॉजी की मदद से सर्वेलेंस अच्छी तजावीज है, अच्छा तजावीज है। आई होप पॉलिसी मेकर्स हमारी बात सुन रहे होंगे। जाते जाते डॉक्टर साहब आपसे मैं इसलिए बात कहूंगी क्योंकि ठीक होने के बाद, रिकवर होने के बाद, मैं पर्सनली सोच रही हूँ मैंने प्लाज्मा डोनेट करना है। अच्छा, दो तीन बातें हैं कि एक तो ये मुझे बताइए तरीकेकार क्या होगा, दूसरा है कि कुछ ये भी होता है कि लोग आपसे प्लाज्मा डोनेट करके ले लेते हैं, वो आगे बेचते हैं, तो ये फ्रॉड लग रहा है ना हमारे मुल्क के अंदर। तो जरा बता दें, गाइड कर दें लोगों को, क्या करें? देखिए, प्लाज्मा की अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई एस्टेब्लिश थेरेपी है या गाइडलाइन बेस्ड थेरेपी है। जो मेरा ख्याल है पहली जो हम रिलीज़ कर रहे हैं किसी भी दवाइयों की दुनिया में, वन ऑफ द फर्स्ट, वो प्रोटेक्ट स्टडी की 20 जुलाई को इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में करने लगे हैं, जहाँ पे हमारे 6 आर्म्स हैं कि कौन सी दवाई व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क इन कोविड। तो वो तो एक एविडेंस बेस्ड होगा, पहला एविडेंस का खतरा होगा बारिश का, जो हमें बताएगा। प्लाज्मा की हमारी स्टडी ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुकी है, जिसको अब हम एनालिसिस की स्टेज पे है और पब्लिश करने जा रहे हैं। तो उसका मेरा तरीकाकार ये है कि देखें, जो भी डोनेट करना चाहते हैं, वो हमारे पूरे पाकिस्तान में सेंटर्स हैं। आपके करीबी सेंटर यहाँ पे पिम्स हॉस्पिटल में है, इस्लामाबाद में, और पेशावर में खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है, वहाँ UHS है पंजाब में, उसके हमारे मुख्तलिफ सेंटर्स हैं। कराची में ज़ाहिर है इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ है शमशी साहब का। तो वो सिर्फ ये है कि उनके हमें टेस्ट करने पड़ते हैं कि उनमें एंटीबॉडीज इतनी हैं कि वो शेयर कर सकें। और 2-3 हफ्ते बाद जाएं या कितने अरसे बाद? 2 वीक्स आफ्टर देयर इलनेस, जब एसिम्प्टोमेटिक हो जाएं या वो टेस्टेड नेगेटिव हों और वो साइटोकाइन स्ट्रायम या सीरियसली इल ना हो चुके हों, या उनको कोई ऐसा रेजिडुअल लंग डैमेज ना हो, अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल क्योर कर दिया हो, देन दे आर एलिजिबल। उसके बाद वो इन 4 जगहों पे जाकर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ब्रेक के वापस आएंगे। हुकूमत ने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री